हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। मैंने पिछले वीडियो के अंदर न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बताया था, लेकिन आज मैं न्यूक्लियस को कंप्लीट स्टडी यानी कि जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट हैं या और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, किसके लिए जो है वो मतलब किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, इनके बारे में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। न्यूक्लियस हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर उनमें सबसे बड़ा अगर सेल ऑर्गेनेल की बात की जाए तो वो न्यूक्लियस है, जिसे कैरियन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस का इंग्लिश वर्ड कैरियन बोला जाता है। सबसे पहले इसे कैरियन ही कहा गया था। इसकी डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और उन्होंने इसे एरियोला कहा था। उसके बाद इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया था। न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम जो है कैरियन भी है, इसलिए इसको कैरियोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस का जो नंबर है वो हमारी जो मेमल्स की जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर ओनली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर जो है वो एक से अधिक नंबर होता है न्यूक्लियस का। उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें कि ओस्टियोक्लास्टस की जो सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्टस सेल्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक से अधिक पाया जाता है। जबकि आरबीसी के साथ साथ ही जो एंजियोस्पर्म की सीव ट्यूब है यानी कि फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है वो गोल होती है, लेकिन एग की तरह होती है, यानी कि पूरी जो है वो गोल नहीं होती है। इसका डायमीटर 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। फिर जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर एक मतलब जो ये इसका वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, उसको एक साइंटिस्ट आए थे हर्टविग ने, उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है उसका एक पर्टिकुलर रेशो होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बताया था। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है तो जो हमारी एनपी है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसका जो स्टेबिलिटी है या फिर संतुलन है वो भी डिसेबल हो जाता है, जिसके लिए सेल फिर से डिवाइड होती रहती है यानी कि सेल डिवीजन करती है और फिर जो सेल का वॉल्यूम है या फिर जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसके जो संतुलन को है वो फिर से रिकवर करती है। इसके बाद हम बात करें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की। मेनली न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है वो गोल दिखाई जाती है, लेकिन वो एग शेप्ड होती है। उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर और इनर। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है आउटर और जो इनर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। फिर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के जो न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनको स्टेबल बनाए रखता है। न्यूक्लियस के अंदर ही एक उसकी जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसकी साइड एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो दोनों जहाँ से अटैच होती जाती हैं उनके अंदर एक चैनल से बनते जाते हैं यानी कि न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही जो मटेरियल हमारे लिए एसेंशियल है उनको अंदर लेने का और बाहर निकालने का जो फंक्शन है वो इनके द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए न्यूक्लियर पोर जो है उनको चैनल भी बोला जाता है। फिर हम बात करें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें क्रोमेटिन बोला जाता है, इन्हीं से क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक कंटिन्यूअस लेयर सी प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियर लेमिना बोला जाता है। इसके बाद हम बात करें न्यूक्लियोलस की जो सेल है
उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये जो है वो न्यूक्लियोलस जो है वो हम सेल डिवीज़न की अगर प्रोफेज स्टेज की बात करें तो उसके अंदर विलुप्त हो जाती है, यानी कि प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस है वो नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे जैसे टीलोफेज स्टेज की ओर बढ़ते हैं ये फिर से बनने लगती है। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन कहलाता है। न्यूक्लियोलस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं यानी कि 70 है और 80 है, उसकी सब यूनिट है, इसकी 60 एंड 40, इसकी 50 एंड 30, 70 की 50 30, इन सब यूनिट का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा किया जाता है। फिर जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर भी कई पार्ट आते हैं, जिसे न्यूक्लियोलेमिना, न्यूक्लियोनिमा। इसका अगर एग्ज़ाम में अगर बाई चांस ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर बनेगा तो वो भी इन्हीं से पूछेगा कि न्यूक्लियोनेमिना है वो किस जोन को बोला गया है। तो न्यूक्लियोलेमिना है वो फाइब्रिलर जोन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है इसका जो न्यूक्लियोलेमिना जोन है ये उसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है पारस ग्रेन्युलोसा, जिसके अंदर ग्रेन्युलर जोन को रखा गया क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स आती हैं। फिर है पारस एमोर्फा यानी कि एमोर्फस जोन, इसके अंदर यानी कि क्रिस्टल हैं वो एब्सेंट होते हैं, अक्रिस्टलीकृत जोन बोला गया है हिंदी में पारस एमोर्फा को। फिर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 पार्ट में होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है न्यूक्लियस। इनर और आउटर, इनके बीच में यानी कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक का एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसी के ऊपर राइबोसोम है जो अटैच होते हैं। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस के ऊपर ही स्मूथ और रफ के अंदर डिवाइड हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो हमारी सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं, वो डीएनए की वजह से आ रहे हैं। और वो डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर है वो ऐसे सराउंडिंग यानी कि घूमते रहते हैं, और यानी कि सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी का उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म में आने से रोकती है, यानी कि साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक तरीके से बैरियर के रूप में फंक्शन करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म इन दोनों को आपस में मिलने से रोकती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन्स हैं वो उनको जो है आपस में साइटोप्लाज्म में आने से रोकने का कार्य करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर लेमिना यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन जैसे जैसे आपस में ऐसे अटैच होती जाती हैं, इनके बीच में एक कंटिन्यूस लेयर प्रेजेंट होती है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, जो हमारी जो सेल का न्यूक्लियस है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो इसका मेन, ये जो है साइटोप्लाज्म है उसी की तरह, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस के बाहर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस सेल और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन होता है, यानी कि एंजाइम हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंजाइम्स भी
सीक्रेट होते हैं और वो फंक्शनेबल भी होते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इन एंजाइम्स को जो है वो प्लेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यहीं से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसी के अंदर एंजाइम जो हैं वो अपने फंक्शंस को स्टार्टेबल करते हैं। फिर बात करें हम न्यूक्लियोटाइड्स की, जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि डीएनए की कॉपीज बनाना। अगर हमें किसी की मतलब कि पेरेंटल कैरेक्टर्स जानने हैं तो हम उसके डीएनए की कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। डीएनए की कॉपी बनाने के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की हैं वो हेल्प करते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन है ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों को फॉर्म करते हैं। क्रोमेटिन जो हैं वो ही जब सेल डिवीज़न करते हैं तो क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे होते हैं क्रोमोजोम, ये ऐसे न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट हैं। इन्हीं जो क्रोमोजोम है इनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमोजोम है ये हमारी यानी कि पेरेंटल है, हमारे पेरेंट्स से जो डॉटर सेल बन रही हैं उनके अंदर जो जीन कैरेक्टर आ रहे हैं वो इन्हीं क्रोमोजोम की वजह से आ रहे हैं। न्यूक्लियर नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो चैनल्स बनते हैं, यानी कि इन चैनल्स के जो ये न्यूक्लियर लेमिना बन रही है, न्यूक्लियर लेमिना यानी कि जो ये चैनल है यहाँ पर से पोर कॉम्प्लेक्स यानी कि जो पोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके जो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस आता है उसके बाद जो केंद्र के अंदर है न्यूक्लियर पोर हैं, यानी कि पोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, एक पोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। वो स्ट्रक्चर है जिसके इसके अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे एन्यूलाई बोलते हैं। ये जो एन्यूलाई है वो ओनली एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इसी जो एन्यूलाई होती हैं इसी के द्वारा जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि अगर किसी मटेरियल को आना है या फिर जाना है तो उसे इन्हीं एन्यूलाई से गुजरना पड़ता है। फिर हम बात करें जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ने उसके अंदर जो ये होती है कैरियोलिम्फ नामक एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही। फिर जो क्रोमेटिन है उसी के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे एमिल हिर्ट्ज ने, इन्होंने इंटरफेज स्टेज के अंदर यानी कि इंटरफेज स्टेज के अंदर एमिल हिर्ट्ज ने एसिटोकार्मीन से इसको मतलब स्टेन किया तो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर दिखाई दी उन्हें, एक तो हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो डार्क स्टेन था यानी कि गहरा अभिरंजित था, डार्क था, और जो यूक्रोमेटिन था वो लाइट था यानी कि हल्का था। फिर उन्होंने देखा उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स को देखा कि ये डिफरेंट है इनके अंदर, यानी कि जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो संघनित थे यानी कि कॉम्प्लिकेटेड थे या फिर जाल लाइक थे ज़्यादा, मतलब कि उनकी स्ट्रक्चर है जो वो कोइल्ड थी और स्पष्ट नहीं दिख रही थी। लेकिन जो यूक्रोमेटिन थी उसके अंदर जो नेट फॉर्म थी वो कम हो रही थी। फिर हम बात करें थर्ड की, तो इसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स आए रहे थे वो इनएक्टिव थे यानी कि असक्रिय थे, लेकिन जो यूक्रोमेटिन है उसके अंदर सक्रिय थे। हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इंटरफेज स्टेज के अंदर हो रहा था, यानी कि उन्होंने देखा कि जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसके अंदर तो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो इंटरफेज स्टेज के अंदर ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने यूक्रोमेटिन में देखा कि इसके अंदर तो डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज स्टेज के आने से पहले ही हो चुका है, इसलिए उन्होंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हम बात करें न्यूक्लियस के फंक्शंस की, यानी कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले हम बात करें कि इसको न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन या फिर कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर बोला जाता है,
क्योंकि सेल के अंदर अगर कोई भी फंक्शन हो रहा तो यानी कि डीएनए जो है हमारी बॉडी का मेन जो फंक्शनेबल यानी कि हमारे अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर जो फंक्शन करता है वो डीएनए करता है और वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसलिए न्यूक्लियस ही उसे डायरेक्टर की तरह एक हैंडल करता है कि ये फंक्शन इस सेल ऑर्गन के द्वारा होना है और इसको करना है। फिर हम बात करें जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं यानी कि उपापचयी क्रियाएं, उनको कंट्रोल करने का कार्य भी न्यूक्लियस करता है। जो क्रोमोजोम है वो हमारे जो यानी कि आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, यानी कि क्रोमोजोम्स आर जेनेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूसर, यानी कि वाहक जेनेटिक कैरेक्टर के जो वाहक है क्रोमोजोम वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस ही राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अगर ऑर्गन पूछे तो न्यूक्लियोलस है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, इसलिए राइबोसोम का फॉर्मेशन करने का फंक्शन भी न्यूक्लियस का होता है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। फिर आती है हेरिडिटी, यानी कि पेरेंट्स से डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स का जाना। फिर आता है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी न्यूक्लियस के द्वारा करवाई जाती है। जो आनुवांशिक हेरिडिटरी मटेरियल है उनका स्टोरेज भी न्यूक्लियस के अंदर भी ही किया जाता है। फिर आता है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है और वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी कि जिस प्रोडक्ट या फिर एलिमेंट या फिर बोलें कि जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होती है उसे अंदर लेती है और जो अननेसेसरी होता है उसे बाहर निकाल देती है। इसी के साथ न्यूक्लियस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।